हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम कोयले के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकंड में हम पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। अर्थात इसने कहा है कि हम अपनी मौलिक आवश्यकताओं यानी कि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का पदार्थों का उपयोग करते हैं और इनमें से कुछ जो चीज़ें होती हैं वो हमें प्रकृति देती है, यानी कि वो चीज़ें हमें प्रकृति में पाई जाती है और कुछ चीज़ों का निर्माण या कुछ चीज़ों को इंसान बनाता, मनुष्य बनाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमें पीने के लिए जो पानी है वो कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। वायु भी हमें चाहिए। श्वसन के दौरान जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो कहाँ से आती है? वो भी आपकी प्रकृति से आती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है जो इंसान ने खुद बनाई, जैसे हमारे कपड़े, हमारी नोटबुक्स, बुक्स, हमारा मकान, ये सब किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है अपने प्रयासों से। इसलिए जो मनुष्य ने बनाए हैं अपने प्रयासों से उनको कहेंगे हम मानव निर्मित, और जो प्रकृति हमें देती है उनको कहेंगे हम प्राकृतिक। इस तरह से आपके जो संसाधन है वो 2 प्रकार से हो गए, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब आपका क्रियाकलाप 5.1 है। इसमें क्या कहा गया है? अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनको प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण करिए। ये कहना चाह रहा है कि हमें अपने आसपास की चीज़ें, हम अपनी डेली लाइफ में हर रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को, पदार्थों को उपयोग में लाते हैं, तो हमें उनको 2 वर्गों में बांटना है, मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति से मिलती हैं डायरेक्ट, और मानव निर्मित जिन्हें मनुष्य ने बनाया है। प्राकृतिक में आपका क्या क्या आ सकता है? वायु यानी कि हवा, जल यानी कि पानी, मृदा मिट्टी, खनिज, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से। कुछ इंसान ने भी बनाए हैं जिन्हें हम मानव निर्मित कहेंगे, जैसे आपके कपड़े, मकान, आपका मोबाइल फ़ोन, गाड़ी, आपकी जो बुक है, नोटबुक्स हैं, कॉपी जिसमें हम लिखते हैं, पेन, पेंसिल, ये सब किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। इस सूची में जो वायु, जल, मृदा और खनिज हैं, ये सभी कहाँ से आते हैं? प्रकृति से आते हैं, यानी कि प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए ये संसाधन क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब बात करते हैं, क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? क्या जो हवा है, पानी है, मिट्टी है, मनुष्य इनका अगर लगातार यूज़ करता रहे तो क्या ये समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे? जल के बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि क्या जल एक असीमित संसाधन है? वैसे तो जल असीमित है। लगभग पृथ्वी का 70% जो भाग है वो किससे कवर है? आपका पानी से कवर है, जल से कवर है। समुद्रों, महासागरों में बहुत सारा पानी है, लेकिन जो पीने योग्य पानी है वो आपका सिर्फ 1% है इसमें से। यानी कि जिस पानी का हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, हमारा जो जिसका हम प्रयोग करते हैं पीने के लिए, अपने घरों में, दूसरी चीज़ों के लिए, वो पानी, इस पूरे पानी का सिर्फ 1% है। यानी कि जो पीने योग्य जल है उसकी मात्रा क्या है? सीमित है। वैसे जल एक असीमित संसाधन है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। जो प्रकृति है उसमें जो संसाधन है वो कितने उपलब्ध हैं? ख़त्म हो सकते हैं? नहीं ख़त्म हो सकते। इस आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले है आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है आपका समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है वो कौन से संसाधन होते हैं? ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। यानी कि वो संसाधन जिन्हें मनुष्य कितना ही यूज़ कर ले, उनकी मात्रा असीमित होने के कारण वो ख़त्म नहीं होंगे।
उदाहरण है आपका सूर्य का प्रकाश यानी कि सूरज की जो रोशनी, दूसरा आपका वायु यानी कि हवा। अब दूसरे हैं आपके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये कौन से हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन? वे प्राकृतिक संसाधन अगर मनुष्य ने इनका लगातार यूज़ किया, दोहन किया, इनका प्रयोग किया, तो एक दिन ये संसाधन खत्म हो सकते हैं। ये देती हमें प्रकृति है, लेकिन इनकी मात्रा सीमित होने के कारण ये खत्म हो सकते हैं अगर मनुष्य इन्हें लगातार यूज़ करता रहा, इनका प्रयोग करता रहा तो। इन संसाधनों के उदाहरण आपके वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्योंकि इनकी मात्रा सीमित है तो ये संसाधन खत्म हो सकते हैं। अब इन चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप में क्या डिस्क्राइब किया गया है? इसने कहा है कि हम कुछ पात्र लेंगे। मान लो हम यहाँ पे 3 पात्र लेते हैं और उन तीनों में आपकी पसंद की चीज़ें, पॉपकॉर्न, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, कुछ भी डालें, मूंगफली, चने, आप कुछ भी इनको भर सकते हैं इन तीनों पात्रों को। फिर हम क्या करेंगे, जो क्लास है उसके बच्चों को 7-7 बच्चों का हम ग्रुप्स बनाएंगे। एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स होंगे। फर्दर फिर हम इन 7-7 बच्चों को के 3 ग्रुप्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले ग्रुप में 1 बच्चा होगा, दूसरे में 2, तीसरे में 4। इसी प्रकार इसको भी 1, 2 और 4। इसी प्रकार जो थर्ड वाला ग्रुप है उसको भी हम डिवाइड कर देंगे 1, 2, 4। जो ये 3 के हमने उपसमूह बनाए हैं, 3 उपसमूह बनाए हैं, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4 बच्चों को रखा है। ये क्या दर्शाता है? आपका पीढ़ियाँ दर्शाता है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। पहली पीढ़ी में हमने कम क्यों रखा? क्योंकि पहले जो जनसंख्या थी वो कम थी। अब धीरे धीरे क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए इन ग्रुप में भी हमने क्या किया, जनसंख्या को, बच्चों की संख्या को बढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, एक अन्य बच्चे की हेल्प से हम इन कंटेनर्स को भरेंगे या फिर इन कंटेनर्स को इन बच्चों के पास लेके जाएंगे, इन उपसमूहों के पास लेके जाएंगे। पहला कंटेनर में फुल चॉकलेट से भरा हुआ है मान लेते हैं हम, या फिर टॉफ़ी से भरा हुआ है, तो जो पहली पीढ़ी है उसके पास लेके गया, इसको जितनी ज़रूरत थी इसने खा लिया। अब ये दूसरी के पास लेके जाएगा। मान लो दूसरी पीढ़ी लालची है, वो भविष्य के बारे में नहीं सोचती, अगर उसने सब कुछ खा लिया तो तीसरी पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अगर ये दोनों पीढ़ियाँ समझदार होंगी, चीज़ों का देख के समझ के प्रयोग करेंगी, तो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी क्या है, वो टॉफ़ियाँ या चॉकलेट्स बच जाएंगी। अब हमें क्या समझना है, यहाँ पे जो टॉफ़ी या चॉकलेट है वो एक प्रकार से क्या है, आपके जो खाने की चीज़ें हैं वो आपकी क्या है, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। अगर प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है, अगर प्रत्येक समूह ने अलग अलग से इनका प्रयोग करा, मान लो इसमें ये वाला समझदार था, इसने इसके लिए छोड़ दिया, लेकिन ये वाले लालची निकले, इन्होंने सारा ख़त्म कर दिया, तो इस वाली पीढ़ी को कुछ नहीं मिलेगा। इस वाले समूह में इन्होंने उतना ही चॉकलेट्स इन्हें भी मिली, इन्होंने थोड़ा सा यूज़ किया, फिर इनके लिए भी छोड़ा, ये भी समझदार निकले, इन्होंने इनके लिए भी छोड़ा, इन्होंने भी देख के बरता, तो आने वाली पीढ़ियाँ जो है उनके लिए भी बच जाएगा। और मान लो यहाँ पे सबसे लालची पहली पीढ़ी, इसने सारा का सारा यहीं पे यूज़ कर लिया, तो आने वाली दोनों की दोनों पीढ़ियाँ क्या हैं, खाली बैठेंगी, उन्हें वो प्राकृतिक संसाधन नहीं मिलेंगे, वो खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे जो ये खाने की चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किस चीज़ को प्रदर्शित कर रही हैं, आपके प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करती हैं। तो इसीलिए जो प्राकृतिक संसाधन जिनकी उपलब्धता सीमित है उनको हमें देख के बरतना चाहिए, ताकि आज वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनकी उपलब्धता बनी रहे। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में पढ़ेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी कि जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन तीनों का निर्माण जो चीज़ें, जो प्राणी, जो सजीव प्राणी, पेड़ पौधे या जानवर जंतु जो भी थे, जो पहले थे अर्थ पे,
उनके मरने के बाद उनके अवशेषों से होता है, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहेंगे। सबसे पहले हम कोयले के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने कोयला देखा होगा या सुना भी होगा उसके बारे में। कोयला कैसा होता है, काले रंग का, पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। आप इसकी फ़ोटो भी यहाँ देख सकते हैं। अब कोयले का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कोयला का उपयोग ईंधन के रूप में खाना पकाने के लिए होता है, जैसे अंगीठी वगैरह में, ढाबे वगैरह पे भी इसका प्रयोग होता है, आपने देखा होगा। दूसरा, इसका उपयोग पहले क्या होता था, रेल के इंजनों के लिए भाप बनाने में होता था, यानी कि रेल इंजन को चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। आज भी इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न यानी कि बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और बहुत सारे जो उद्योग या फैक्ट्रीज है उनमें कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी कि ये आपके क्या है, कोयले के प्रयोग, जहाँ जहाँ हम कोयले का उपयोग करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह जहाँ हम कोयले का यूज़ करते हैं, और ढाबे में, अंगीठियों में, सर्दियों में हम घरों में भी इसका यूज़ करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये कोयला कैसे बनता है और ये हमें कैसे प्राप्त होता है? तो चलो हम कोयले की कहानी सुनते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि बहुत साल पहले की बात है, पृथ्वी पर जो निचले जलीय क्षेत्र थे, क्या उनमें क्या थे, घने वन थे, बहुत घने जंगल थे, बहुत सारे पेड़ थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक परिक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। पहले भी क्या थी, प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या हुआ, जो ये वन थे, घने वन थे, क्या है, मिट्टी के नीचे दब गए बाढ़ के कारण। उनके ऊपर धीरे धीरे क्या होने लगी, मृदा जमा होने लगी, यानी कि मिट्टी जमा होने के कारण क्या हो गए, वो संपीड़ित, सिकुड़ते चले गए। और जैसे ऊपर मिट्टी जमती चली गई तो क्या हुआ, नीचे गहराई में जाते चले गए। जैसे जैसे वो गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया, यानी कि उनका तापमान भी बढ़ता चला गया। और अंदर जाके क्या हुआ, उच्च दाब और उच्च ताप की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, जिसके कारण जो पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। यानी कि मृत पेड़ पौधों से आपके बेसिकली क्या है, कोयले का निर्माण होता है। कोयले में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है, आपका कार्बन पाया जाता है। और जो ये प्रक्रम, जो ये प्रक्रिया है मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने की, इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, कार्बनीकरण। और क्योंकि जो कोयला है वो वनस्पति के मृत अवशेषों यानी कि मरे हुए अवशेषों से बना है, इसीलिए हम कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। यहाँ पे एक चित्र में आपको कोयले की खान भी दिखाई गई है। ऐसे खानों से हम कोयले को निकालते हैं और फिर वो हम तक पहुँचता है। जब हम कोयले को वायु में गर्म करते हैं तो क्या होता है, कोयला जलता है और मुख्य रूप से कौन सी गैस निकालता है, उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उद्योग में हम क्या है, कोयले से कुछ और उपयोगी उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपका कोक, कोलतार और कोयला गैस। अब हम तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं कोक की। कोक क्या है, कोक एक कठोर, संरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक कठोर होता है, कोयले की तरह ही, संरंध्र होता है, काला होता है, लेकिन ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण यानी कि स्टील के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, और बहुत सारी धातुओं के निष्कर्षण में, यानी कि बहुत सारी धातुओं को शुद्ध करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उनको अशुद्ध से शुद्ध रूप में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड है हमारा कोलतार। कोलतार कैसा होता है, काले रंग का चिपचिपा सा पदार्थ, आपने कई बार सड़कों पे देखा होगा, पहले देखा होगा। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है और लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, यानी कि 200 पदार्थों का मिक्सचर होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो कोलतार है उसका हम
स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में या कच्चे माल के रूप में बहुत सारे उद्योगों में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कृत्रिम रंग बनाने के लिए, औषधियाँ बनाने के लिए, विस्फोटक बनाने के लिए, सुगंध जैसे इत्र और आपका डीओ वगैरह, इनमें भी एज ए रॉ मटेरियल प्रारंभिक पदार्थ के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक उद्योग में, पेंट बनाने के लिए, फोटोग्राफिक सामग्री और छत निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। और एक बहुत ही रोचक बात यह है कि जो नैफ्थलीन की गोलियां होती है, जिसे हम कपूर वगैरह भी बोलते हैं, उनका प्रयोग हम किस में करते हैं? मोथ या दूसरे कीटों को भगाने के लिए। तो वो जो आपकी नैफ्थलीन की गोलियां वो भी किससे प्राप्त की जाती है? कोलतार से प्राप्त की जाती है। देखो, कोलतार बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, लेकिन नैफ्थलीन की जो गोलियां होती है वो वाइट कलर की होती है, आपने देखी भी होंगी। एक और बात है जो कोलतार के बारे में, पहले हम कोलतार का प्रयोग सड़क के निर्माण में करते थे, लेकिन आजकल हम कोलतार के स्थान पर बिटुमन का प्रयोग करते हैं। बिटुमन किससे मिलता है? पेट्रोलियम का एक उत्पाद है। इसका प्रयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बिटुमन है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, जकड़न की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कोलतार से ज़्यादा है। दूसरा, कोलतार जब सड़कों पे बिछा होता था तो अगर गाड़ी के टायर वगैरह घिस जाते थे तो उनमें आग लगने के, टायर फटने के चांसेस ज़्यादा होते थे, लेकिन बिटुमन के प्रयोग से ये जो समस्या है ये कुछ हद तक कम हो गई है। तीसरा है आपका कोयला गैस। जब हम कोयले से कोक का निर्माण करते हैं उसी समय आपकी कौन सी गैस रिलीज होती है? कोयला गैस। ये जो कोयला गैस है ये जनरली इसका प्रयोग कोयला प्रक्रमण संयंत्रों, कोयला प्रक्रमण की जो फैक्ट्री है उनके निकट के जो उद्योग, उनके आसपास जो फैक्ट्रियाँ बनी होती है उनमें ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले लंदन में 1810 में, फिर न्यूयॉर्क में 1820 में इस कोयला गैस का प्रयोग सड़कों पर रोशनी करने के लिए, लाइटनिंग के लिए किया जाता था। लेकिन आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है, यानी कि हीट जनरेट के लिए उद्योगों में ईंधन, फ्यूल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।